हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 9। पाठ का नाम है अंतरिक्ष अभियान स्पेस मिशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपग्रह प्रक्षेपक। तो उपग्रह प्रक्षेपक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक आज का है उपग्रह प्रक्षेपक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या कहता है, सैटेलाइट को किसी पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के कक्षा के बाहर स्थापित करने के लिए हम लोग उपग्रह प्रक्षेपक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग रॉकेट, एक नॉर्मल भाषा में हम लोग रॉकेट बोलते हैं। ये व्हीकल क्या करता है, उन सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा को पार कराने का काम करता है। तो इसकी रचना कुछ इस तरह से होती है, जिसके अंदर से अलग अलग आप लोग देखते हो खाने दिख रहे हैं, उपग्रह रखने का जगह, मतलब यहाँ पर उपग्रह रख दिया है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद ऐसे खंड होते हैं, ठीक है। अलग अलग खंडों में क्या भरे रहते हैं, ईंधन भरे रहेगा। ये जो ईंधन रहेगा यह किसी भी प्रक्षेपक को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेगा, कार्य करता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि द्रव ईंधन का कार्य करने वाला चौथा खंड, और द्रव ईंधन का कार्य करने वाला तीसरा खंड, ये दूसरा खंड है और ये पहला खंड है। इस तरह से यहाँ पर 4 खंड वाला यहाँ पर आप प्रक्षेपक देख सकते हो। अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल जो प्रक्षेपक होते हैं उसके अंदर 2 से लेकर 3 सोपान होते हैं। 3-4 सोपान है ना यहाँ पर, तो 2 से लेकर 3 सोपान होते हैं। लेकिन हमारा जो भारत में PSLV नाम का एक प्रक्षेपक है, ठीक है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, ठीक है ना, PSLV, इसके अंदर 4 सोपान होते हैं, ठीक है ना। और हर एक सोपान में क्या भरा रहता है, ईंधन भरा रहता है। और यही ईंधन की मदद से ये जो प्रक्षेपक है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को क्या करता है, पार कर लेता है, ठीक है ना। तो वह निर्भर करता है कि जो उपग्रह है उसको पृथ्वी की कक्षा के कितने बाहर ले जाना, कितनी ऊंचाई पर लेके जाना, तो उसके हिसाब से हम लोग ये सोपानों की रचना तैयार करते हैं। यदि उसमें लगेगा कि दो सोपान की जरूरत है तो 2 ही सोपान लगाया जाएगा। अगर 3 सोपान की जरूरत है तो 3 सोपान लगाया जाए। वह निर्भर करता है कि आप किस तरह के उपग्रह को प्रक्षेपित कर रहे हो और पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर आप प्रक्षेपित करना चाहते हो। यदि आप उस उपग्रह को पृथ्वी कक्षा के बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रखना चाहते हो तो उसके अंदर 4 सोपान हो सकती है या 3 सोपान हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से सोपान इस्तेमाल किया जाता है। और ये हर इस सोपान में क्या भरा रहेगा, ईंधन भरा रहेगा, ठीक है ना। और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो घन ईंधन पर कार्य करने वाला प्रारंभिक धक्का निर्माण करने वाला इंजन। यहाँ पर एक इंजन रहेगा जो क्या करेगा, इस प्रक्षेपक को क्या करेगा, धक्का निर्माण करेगा। धक्का निर्माण आपने देखा होगा, रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे से क्या आग निकलता हुआ, जो ऊर्जा होती है नीचे से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो रॉकेट होता है या प्रक्षेपक जो होता है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है, न्यूटन के तीसरे क्रिया प्रतिक्रिया नाम का एक न्यूटन का तीसरा नियम है, उसके ऊपर कार्य करता है कि इसके अंदर जितना ईंधन होगा उतना ज़्यादा प्रतिक्रिया होगा, और जितना ज़्यादा ईंधन होगा उतनी ज़्यादा वेग से ये जो प्रक्षेपक है वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार कर लेगा। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर जो ईंधन की मात्रा है सबसे अधिक होती है इस प्रक्षेपक में। अगर सबसे ज़्यादा किसी का वजन होता है तो ये पूरे ईंधन का वजन होता है, पूरा वजन जो होता है इस ईंधन का होता है। और जैसे जैसे ये प्रक्षेपक ऊंचाई पर जाता है, पृथ्वी गुरुत्व कक्षा से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे जब इस हर एक सोपान का जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो सोपान क्या हो जाएगा, टूट टूट के क्या होगा, नीचे गिरता जाएगा। जिसकी वजह से जब ये जो प्रक्षेपक जितनी ऊंचाई पर जाएगा तो नीचे वाला जो सोपान का ईंधन खत्म हो गया तो वो सोपान क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जिसकी वजह से अब जो प्रक्षेपक का वजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और धीरे 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 करते ये 4 के 4 सोपान क्या हो जाएंगे, या 3 सोपान लगा रहने दो, 4 सोपान रखें, सारे सोपान क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। और अंत में बचा रहेगा उपग्रह रखने वाला जो जगह है वही बचेगा, और वही जो होता है वही अंतरिक्ष में जाता है। ये पूरा प्रक्षेपक अंतरिक्ष में नहीं जाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यही हिस्सा अंतरिक्ष में जाएगा, और बाद में इसके अंदर से जो भी आपका उपग्रह है वह बाहर निकलेगा और वह एक विशिष्ट कक्षा में, पृथ्वी की एक विशिष्ट कक्षा में क्या करना शुरू कर देगा, परिभ्रमण करना शुरू कर देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस शटल, ये स्पेस शटल है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, पहले जो उपग्रह प्रक्षेपक भेजे जाते तो उसको एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, और एक ही बार इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा खर्च आता था, ठीक है ना। एक बार ऊपर छोड़ा गया तो उसके बाद वो उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा। अगर वो मिशन क्या होगा, फेल हो गया तो
बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, स्पेस शटल बनाए। तो स्पेस शटल क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो ईंधन की टंकी होती है उसका ही खराब होता है, बाकी चीज़ क्या हो जाती है वापस ज़मीन पर वापस मंगा ली जाती है। समझा, स्पेस शटल के माध्यम से सिर्फ जो ईंधन वाला टंकी रहेगा वो खराब होगा, बाकी जो हिस्सा रहेगा वापस ज़मीन पर मंगा लिया जाता है और वापस से उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसी स्पेस शटल के माध्यम से आज इंसान भी अंतरिक्ष में जाने लगा है। आप लोग सुने होंगे ना, अंतरिक्ष में इंसान जाता है। तो जो इंसान है, यह मानव है, वह अंतरिक्ष में जाता कैसे, तो इसी स्पेस शटल में बैठकर जाता है। और इसी स्पेस शटल में आपका कृत्रिम उपग्रह भी रहता है। बातें समझ में आ रही है? तो देख रहा होगा आपको कि वर्धक अग्निबाण का अलग होकर गिर जाता है। ठीक है, ईंधन की टंकी इस तरह अलग होते होते गिर जाती है और अंत में जाके ये जो सैटेलाइट रहेगा वही अंतरिक्ष में पहुंचेगा और वो पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में क्या करेगा, परिभ्रमण करना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको समझा होगा। ठीक है, तो चलिए नीचे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है, वीडियो को देखते जाइए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उपग्रह प्रक्षेपक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित अगर करना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रक्षेपक का। बिना प्रक्षेपक के उपग्रह को हम लोग पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रक्षेपक ही ऐसा है जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को कक्षा को पार करके अंतरिक्ष में जाएगा। ये न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम पर कार्य करता है। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपक का कार्य न्यूटन गति तीसरे नियम पर आधारित है। प्रक्षेपण में विशिष्ट प्रकार का ईंधन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा ना, 3 से 4 सोपान रहेंगे और हर सोपान में क्या रहेगा, ईंधन भरा रहेगा। इस ईंधन की ज्वलन से निर्माण होने वाली गैसें गर्म होने के कारण प्रसारित होती है। अब जब इस ईंधन को आप लोग जलाओगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, प्रक्षेपक में प्रचंड वेग से बाहर निकलती है। जो नीचे से आप लोग देखते हो ना, किसी रॉकेट में नीचे से आग निकलती हुई दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया स्वरूप प्रक्षेपक का एक धक्का कार्य करता है और उसको एक धक्का लगता है, जिसकी वजह से प्रक्षेपक क्या होता है, ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। प्रक्षेपक पर लगने वाले धक्के के कारण प्रक्षेपक अंतरिक्ष में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। और इसी प्रक्षेपक पर जब धक्का लगेगा तो इसी धक्के की वजह से जो प्रक्षेपक है वो अंतरिक्ष में क्या होंगे, स्थापित होंगे। और जो भी उपग्रह का भार कितना है और कितनी ऊंचाई पर जाना है, इस उपग्रह का, जो भी उपग्रह लेके जा रहा है प्रक्षेपक, उसका वजन कितना है और उसको कितनी ऊंचाई पर ले जाना है, इस आधार पर प्रक्षेपक की रचना की जाती है। समझ रहे हो, उसके अंदर 3 सोपान लगाना है, 4 सोपान लगाना है, 2 सोपान लगाना है। यह निर्धारित किया जाता है कि जो उपग्रह हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे हैं उसका वजन कितना है। ठीक है, और उसको अंतरिक्ष में कितनी ऊंचाई पर ले जाना है, पृथ्वी कक्षा से कितनी ऊंचाई पर ले जाना है। तो इस आधार पर हम लोग प्रक्षेपक की रूपरेखा निश्चित करते हैं। रॉकेट किस तरह से बनाना, इन सभी बातों का निर्णय लिया जाता है। प्रक्षेपक को लगने वाला ईंधन भी इसी आधार पर निश्चित किया जाता है। फिर प्रक्षेपक को कितना ईंधन लगेगा ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने वजन का आपका उपग्रह है और उस उपग्रह को पृथ्वी कक्षा से कितनी ऊंचाई पर लेकर जाना है। वास्तव में प्रक्षेपक में ईंधन का ही भार बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रक्षेपक की बात करें, पूरे रॉकेट की बात करें, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा वजन किसका होता है, ईंधन का होता है। और मैंने बता दिया कि अलग अलग जब सोपान में ईंधन खत्म हो जाएंगे तो वो सारे सोपान क्या हो जाएंगे, जमीन में किसी निर्जन स्थान या समुद्री जगहों पर क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा उसको। अतः प्रक्षेपक को प्रक्षेपित करते समय उसके साथ ईंधन बहुत अधिक भार को भी वहन करना पड़ता है। उसको अपने साथ कृत्रिम उपग्रह तो लेके जाना ही पड़ता है, साथ ही साथ प्रक्षेपक को बहुत ज़्यादा ईंधन का भी वहन करना पड़ता है। इसके लिए खंडों में बने हुए प्रक्षेपक का इस्तेमाल करते। खंड मतलब जैसे हमने देखा 4 सोपान, PSLV, उसके अंदर 4 सोपान है, तो अलग अलग सोपानों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर देखा जाए तो नॉर्मली जितने प्रक्षेपक होते हैं उसके अंदर बहुत कम भार वाले कृत्रिम इस्तेमाल किया है कृत्रिम ग्रह का, और जिसकी वजह से उसके अंदर 2 से 3 ही सोपान होते हैं। प्रक्षेपक की उड़ान के लिए पहले खंड का ईंधन इंजन का उपयोग किया जाता है। इसे प्रक्षेपक को एक निश्चित वेग और ऊंचाई मिलती है। जो प्रक्षेपक की उड़ान के लिए पहला खंड रहेगा, सबसे नीचे वाला जो खंड रहेगा, उसके ईंधन का इस्तेमाल इंजन के उपयोग के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से प्रक्षेपक को क्या मिलेगा, एक वेग मिलता है, एक विशिष्ट ऊंचाई मिलेगी। इस पहले खंड में ईंधन समाप्त हो जाने पर पहली जो टंकी रहेगी इंजन प्रक्षेपक से मुक्त हो जाएगी। समझा, जैसे उस टंकी के अंदर का ईंधन खत्म हो जाएगा तो टंकी क्या हो जाएगी, प्रक्षेपक से अलग हो जाएगी और मुक्त होकर नीचे निर्जन जगह पर या तो किसी समुद्र पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और बाद में उस जो भी है टंकी उसको वापस से लेकर आया जाता है उस समुद्र मार्ग से। ठीक है, पहले खंड का ईंधन समाप्त होने पर ही दूसरे खंड का ईंधन प्रज्वलित होगा। जब तक पहले खंड का ईंधन समाप्त नहीं होगा तब तक दूसरे खंड का ईंधन जलेगा नहीं। पहले खंड का ईंधन जैसे ही खत्म होगा दूसरे खंड में जो ईंधन है वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू कर देगा। और अब उसके माध्यम से क्या हो जाएगा,
प्रक्षेपक का वजन कम हो जाएगा और उसको और ज़्यादा वेग मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रक्षेपक ऊंचाई पर जाएगा वैसे वैसे उसके ईंधन की टंकियों का ईंधन खत्म होते जाएगा और वो टंकियाँ नीचे गिरती जाएंगी, और जैसे उसकी टंकी नीचे गिरेगी उस आधार पर उस प्रक्षेपक का वेग उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेग इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उसको भार क्या हो गया, कम हो गया है। अब प्रक्षेपक में केवल दूसरा खंड होने के कारण उसका भार बहुत कम हो जाता है और वो अधिक वेग से सफर करता है। जब उसका भार कम हो जाएगा तो उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सामान्य सभी प्रक्षेपक ऐसे 2 या 3 खंड होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में इसरो द्वारा एक प्रक्षेपक तैयार किया गया PSLV, जो आपने ऊपर देखा भी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 4 खंड पाए जाते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर भारत का इसरो द्वारा बनाया गया प्रक्षेपक, उसके अंदर 4 खंड है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 4 खंड में ईंधन भरा रहता है। इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा वजन वाला कृत्रिम उपग्रह ले जा सकते हैं और बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर स्पेस शटल लगाया जाएगा। इस स्पेस शटल में कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है या स्पेस शटल पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान। जो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष यान है उनका क्या इस्तेमाल है, किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कृत्रिम उपग्रह का, अंतरिक्ष अभियान का। तो आप सभी को मालूम है, इसके पहले भी मैंने कृत्रिम उपग्रह का उपयोग बताया हुआ है। और फिर से हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष अभियान का उद्देश्य क्या होता है। पृथ्वी दूर गए। अधिकांश उपग्रह हमारे जीवन में अधिक समृद्ध बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि उपग्रहों का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है। अलग अलग सूचना की जानकारी प्राप्त करना और आपदाओं की जानकारी प्राप्त करना, सैनिकी निरीक्षण करना और सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट आदि चीज़ों की जो जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है, उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पर रखी दूरबीनों द्वारा विश्व के विविध घटकों की अधिक जानकारी प्राप्त करना संभव है। जो कृत्रिम उपग्रह पर अलग अलग दूरबीनें रखी गई है, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश परावर्तक दूरबीन और दृश्य प्रकाश अपवर्तक दूरबीन, ठीक है, रेडियो दूरबीन। ये 3 प्रकार के दूरबीन होते हैं जो अलग अलग उपग्रहों पर स्थापित किए जाते हैं और यही दूरबीन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं के बारे में जानकारी हमको देने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कुछ अंतरिक्ष अभियान विश्व के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष अभियान हैं जो विश्व का ज्ञान बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि अंतरिक्ष अभियान किया जाएगा तभी तो अंतरिक्ष में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। आज अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में तो ये किसकी वजह से संभव हुआ है, ये अंतरिक्ष अभियान की वजह से संभव हुआ। आज हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी किसकी वजह से संभव हुआ है, ये सभी कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से संभव हुआ। कुछ सेकंड के अंदर किसी विश्व के किसी भी कोने पर व्यक्ति से हम लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अंतरिक्ष अभियान की वजह से हुआ है। और साथ ही साथ मानव को जिज्ञासा होती है कि जो भी जिन चीज़ों को वह नहीं जानता उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की मानव के अंदर हमेशा से क्या होती है, जिज्ञासा होती है। और इसी जिज्ञासा को ध्यान में रखकर मानव क्या करता है, अंतरिक्ष अभियान करता है। ऐसे अभियानों की नई जानकारी प्राप्त होती है और सौरमंडल की उत्पत्ति और उत्क्रांति को समझने में प्रगति मिलती है। जब भी ऐसे अभियान किए जाते हैं तो नई नई जानकारियाँ मिलती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उस सौर अभियान की वजह से पता चलता है कि इस सौरमंडल की उत्क्रांति कैसे हुई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस सौरमंडल की प्रगति किस प्रकार हुई है, इस बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे अभियान के लिए अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में सफर कर सकने चाहिए। तो ऐसे अभियान के लिए क्या होना चाहिए कि जो अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जिसके अंदर आज मानव भी जा सकता है, तो इस यान में इतनी ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए कि ताकि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा को क्या करे, पार कर सके और अंतरिक्ष में जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रक्षेपक का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्षेपक क्या होता है, जो न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम पर कार्य करता है, ठीक है ना। वस्तु का प्रारंभिक वेग अर्थात पृथ्वी पृष्ठभाग का वेग पृथ्वी पलायन वेग से अधिक होना चाहिए। वस्तु का जो प्रारंभिक वेग रहेगा वो पृथ्वी के वेग अर्थात पृथ्वी का जो पलायन वेग रहेगा, एस्केप वेलोसिटी जो रहेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर पृथ्वी पलायन वेग से वस्तु का वेग कम रहा तो वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कक्षा को पार नहीं कर पाएगा। मतलब अगर किसी भी प्रक्षेपक को पृथ्वी के बाहर भेजना है तो उस प्रक्षेपक का जो वेग रहता है वो पृथ्वी की पलायन वेग से ज़्यादा होना चाहिए। अब पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना कि ग्रह का पलायन वेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसी भी ग्रह का पलायन वेग क्या होगा, जैसे पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, ताकि हमको पता लग सके कि जो भी हम लोग कृत्रिम उपग्रह बना रहे हैं उसके लिए जो प्रक्षेपक लगने वाला है उस प्रक्षेपक का वेग कितना रखा जाए ताकि वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का कक्षा को बाहर कर सके। तो यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, पलायन वेग किसी भी पिंड का करणी में 2 gm r। अब
आप सभी को मालूम है कि 2g का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है 6.67 गुणे 10 के घात -11 और m का वैल्यू भी फिक्स है। मास, पृथ्वी का जो मास है वो फिक्स रहेगा, वो मास कभी बदलता नहीं, मतलब द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, मास मतलब द्रव्यमान। तो 6 गुणे 10 के घात 24 और r मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6.4 गुणे 10 के घात 6। जब इसको पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाए, पूरी तरह से जब आप लोग हल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 11.18। कितना आएगा? 11.18। तो ये क्या, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो अगर किसी भी प्रक्षेपक को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजना है तो उस प्रक्षेपक का वेग जो होना चाहिए वह 11.18 मीटर किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 11.18 किलोमीटर पर सेकंड से थोड़ा भी कम हुआ तो वह प्रक्षेपक आपका पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं कर पाएगा और वापस पृथ्वी की कक्षा में गिर जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत बार साइंटिस्ट लोग प्रक्षेपक को जब भेजते हैं तो बहुत सारे जो रॉकेट्स होते हैं वो जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो पलायन वेग से वो ज़्यादा नहीं हो पाते, समझा? वह 11.18 जो किलोमीटर प्रति सेकंड है उससे ज़्यादा वेग नहीं हो पाता उनका, जिसकी वजह से पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कक्षा को बाहर पार नहीं कर पाएंगे वो लोग। अर्थात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल मुक्त करने के लिए कोई यान सफर के लिए भेजने के लिए उसे प्रक्षेपक की गति कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। किसी प्रक्षेपक को अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कक्षा को बाहर करना है तो उसका वेग, उस प्रक्षेपक का वेग कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होना ही चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो वह प्रक्षेपक पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कक्षा को बाहर नहीं कर पाएगा, अर्थात वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है जब भी किसी प्रक्षेपक को अंतरिक्ष में भेजना होता है तब। ठीक है, आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है, सब्सक्राइबर बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी सारी वीडियोस आप लोग देख सको। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।